नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे कि फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन देयर इज। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ शुगर होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है, या सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच। और एनएडीपीएच भी बेटे क्या है? एटीपी ही प्रोडक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे जाकर के। तो सीधी सीधी बात है, जब भी फोटो रेस्पिरेशन होगा तो इनमें से कौन सी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। चलो ठीक है, की कोशिश बेटा। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहले ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन देयर इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। फोटो, तीसरा क्वेश्चन बेटे फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? फोटो रेस्पिरेशन एक तरीके की वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब एक तरीके की वेस्टफुल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा? जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को बाइंड करने की जगह O2 को बाइंड कर लेते हैं। किसको बाइंड करने की जगह? O2 को बाइंड कर लेते हैं। वेस्टफुल प्रोसेस होती है, अकर्स इन C3 plants under high oxygen and low CO2। ठीक है, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 प्लांट्स में होती है। C3 प्लांट्स के बाद आगे बात करें तो अंडर हाई O2 और लो CO2। ठीक है, अंडर हाई O2 और लो CO2। इसके अंदर होता क्या है बेटा? एक एंजाइम होता है रुबिस्को। क्या नाम होता है एंजाइम का? रुबिस्को। वो एंजाइम क्या करता है? नॉर्मली फिक्स करता है CO2 को, लेकिन मिस्टेकनली किसको बाइंड कर लेता है? O2 को। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बेटे रुबिस्को। ये एंजाइम क्या काम करता है बच्चे? ये नॉर्मली बाइंड्स विद CO2। नॉर्मली किसके साथ बाइंड करता है? CO2 के साथ। लेकिन जब हाई ऑक्सीजन होता है, लो CO2 होता है, तो कई बार ये रुबिस्को एंजाइम CO2 को बाइंड करने की जगह ये फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर मिस्टेकनली किसको बाइंड कर लेता है? ये मिस्टेकनली बाइंड कर लेता है बेटे आपके O2 को। तो ये क्या करेगा? मिस्टेकनली बाइंड्स O2। O2 को ये जब मिस्टेकनली बाइंड कर लेता है, उसके बाइंड करने से होता है क्या बेटा? जब ये O2 को बाइंड कर लेता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इससे प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है बेटे? फॉस्फोग्लाइकेट। क्या प्रोड्यूस करता है बेटे? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करना पड़ता है बेटे? रिसाइकिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटे? रिसाइकिल। दोबारा सुन लो बेटा, वेस्टफुल प्रोसेस है। अच्छा दोबारा, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 प्लांट्स में होता है अंडर हाई O2 और लो ऑक्सीजन में। क्या करता है? रुबिस्को एक एंजाइम होता है, नॉर्मली किसके साथ बाइंड करता है? CO2 के साथ, लेकिन मिस्टेकनली किसके साथ बाइंड करता है? O2 के साथ। क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटे? क्या प्रोड्यूस कर देता है? फॉस्फो ग्लाइको
लेट इंस्टेड ऑफ पीजीए। बेटा पीजीए की जगह क्या बना देता है ये, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है वो हमारी बॉडी में यूज नहीं हो पा रहा, तो इस सॉरी फॉस्फोग्लाइकोलेट का प्लांट में यूज नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटे, रिसाइकिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल। तो फॉस्फो ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट फॉस्फोग्लाइकोलेट को क्या करना है बेटे, फॉस्फोग्लाइकोलेट नीड्स टू बी रिसाइकिल्ड। फॉस्फोग्लेट को क्या करना है बेटे, रिसाइकिल करना है। और रिसाइकिल करने के लिए क्या होता है, फॉर रिसाइकलिंग देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। किसका यूटिलाइजेशन होता है बेटे, एटीपी का। दोबारा सुन लो, फॉस्फोग्लाइकोलेट को रिसाइकिल करना पड़ेगा, रिसाइकिल करने के लिए यूटिलाइजेशन होगा एटीपी का। और मैंने बोला था एनएडीपीएच, उससे भी एटीपी बनती है, तो इन दोनों का तो क्या होगा बेटे, यूटिलाइज। एनएडीपीएच, इन दोनों का तो क्या होगा बेटे, यूटिलाइजेशन। ठीक है, और क्या होगा, एंड प्रोड्यूस, और किसका प्रोडक्शन होगा, एंड रिलीजेस CO2। ठीक है, इनका क्या होगा बेटे, रिसाइकिल करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो किसका यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी का और एनएडीपीएच का। और रिलीजेस CO2, और CO2 को रिलीज करता है नॉट शुगर, ना कि शुगर को। मेन चीज क्या याद रखनी है आपको, अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 प्लांट्स में होती है। मेन बात ये याद रखनी है बेटा, खासकर कि इसके अंदर क्या हुआ है, यूटिलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, यूटिलाइजेशन हुआ है। यूटिलाइजेशन किसका हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, NADP, इनका यूटिलाइजेशन हुआ है। और रिलीज क्या हुआ है, रिलीज ऑफ CO2, नॉट शुगर। शुगर नहीं बने, क्या बने हैं बेटा, CO2 बने हैं। तो ये दो मेन चीज याद रखना। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि रुबिस्कोज, जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करता है, CO2 को बाइंड करने की जगह किससे बाइंड कर लेता है, CO2 को बाइंड करने की जगह वो बाइंड कर लेता है बेटे गलती से O2 से, जिस वजह से फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। उसके बनने से क्या होता है बेटे, उसको रिसाइकिल कराना पड़ता है। रिसाइकिल के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए किसका यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी और एनएडीपी का। ठीक है, अब हमें पता चल गया बेटे ये कि फोटो रेस्पिरेशन में ये होता है। तो हमें पूछा था कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आओ ऑप्शंस में। ड्यूरिंग फोटो रिएक्शन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ शुगर हमने पढ़ा था लास्ट में कि रिलीज होता है CO2 नॉट शुगर्स, तो पहला ऑप्शन बेटे क्या है, रॉन्ग है। दूसरा क्या था बेटे, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बन नहीं रही है बेटे, यूटिलाइज हो रही है, उल्टा रिसाइकिल करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब इधर देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी और सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच। पहले तो इसको देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच। एनएडीपीएच का सिंथेसिस नहीं हो रहा था, यूटिलाइजेशन हो रहा था एनर्जी के लिए और एटीपी का, तो ये भी गलत है बेटे, सिंथेसिस नहीं हो रहा था। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा था, क्यों हो रहा था, रिसाइकिल करने के लिए। किसको बेटे, फॉस्फोग्लाइकोलेट को रिसाइकिल करने के लिए क्या यूज हो रहा था बेटे, एटीपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कौन सा हार्मोन है इसमें यूज किया जाता है माल्टिंग की प्रोसेस में बेटा, इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री समझते हो बेटा, वाइन जो बनती है बेटा, ब्रू करके बनती है ब्रूइंग प्रोसेस से, तो उसके अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा, आप ये देखो क्वेश्चन, कोशिश करो कि कौन सा एंजाइम है बेटे इनमें से जो ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। चलो ट्राई करो।
हो गया बेटा, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो माल्टिंग और ब्रूइंग। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो, अगर आपको वाइन वगैरह बनानी है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटे? एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एंजाइम्स की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? ब्रूइंग प्रोसेस में हमें क्या कराना है? माल्टिंग कराना है। माल्टिंग का मतलब क्या है बेटे? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है बेटे? शुगर में कन्वर्ट करना है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है? शुगर में। जब हम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? और पता है ब्रूइंग के अंदर क्यों जरूरत थी उस एंजाइम की? देखो, जब सीड्स जर्मिनेट करेगी, तो जर्मिनेशन के बाद क्या होगा? वो एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और वो एंजाइम जाएगा स्टार्च के पास, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करने को कहेगा बेटे? सिग्नल देगा, मतलब जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट कराएगा? शुगर में। और जब शुगर में कन्वर्ट कराएगा स्टार्च को, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? माल्टिंग। और माल्टिंग बहुत जरूरी होती है ब्रूइंग में, वाइन वगैरह बनाने के लिए। अब इधर देखो, अब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो यूज होगा? सबसे पहले एक एक एंजाइम की बात करते हैं। सबसे पहले एंजाइम है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो एंजाइम है बेटे, कहां काम आता है? ऑक्सिन काम आता है बेटे सेल इलोंगेशन एंड रूटिंग। तो सेल इलोंगेशन एंड रूटिंग का तो किससे? माल्टिंग से लेना देना नहीं है। ये तो स्टार्च को कन्वर्ट किस में नहीं कर रहा है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है बेटा? रॉन्ग है। चलो केराटिन की बात करते हैं कि किनेटिन की बात करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। किनेटिन की बात करते हैं। किनेटिन जो एंजाइम है, किनेटिन एंजाइम का क्या काम होता है? किनेटिन एंजाइम का काम होता है सेल डिवीजन, ठीक है। किसके अंदर बेटे? लीव्स के अंदर। जो लीव्स है बेटा, लीव्स के अंदर क्या करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। तो इसका मतलब ये भी माल्टिंग प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये भी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये भी क्या है बेटे? रॉन्ग है। उसके बाद बात करते हैं इन दोनों की। इथाइलिन। इथाइलिन एंजाइम क्या काम करता है बेटे? इथाइलिन एंजाइम हमारा फ्रूट राइपनिंग, जो फ्रूट्स को राइपनिंग, यानी कि देखो सिंपल सा बताता हूं आपको फ्रूट राइपनिंग का। जो बनानास होते हैं बेटे, ग्रीन कलर के होते हैं ना, येलो कलर में कन्वर्ट होते हैं, इथाइलिन की वजह से होते हैं, ठीक है। जब बनानास को बेटे पकाया जाता है ना, ठीक है, राइपन किया जाता है, पकाया जाता है अच्छे से, ठीक है, जो ग्रीन बनानास येलो हो जाते हैं, येलो कलर के, तो वो बनाना येलो कलर के होते हैं बेटे इथाइलिन से। किससे होते हैं? इथाइलिन से। अब सुनो गिबरलिन। जो गिबरलिन है बेटे, ये क्या काम करता है? गिबरलिन काम करता है स्टार्च को, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में। और ये माल्टिंग प्रोसेस में मदद करता है। और हमसे पूछा भी यही है, कौन सा हार्मोन माल्टिंग की प्रोसेस को क्या करता है बेटा? करता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी वाइन बनाने वाली इंडस्ट्री, बियर वगैरह। तो गिबरलिन वो एंजाइम है। आंसर क्या होगा बेटा इसका? गिबरलिन, ये याद रखना। चलो इससे हमें और एंजाइम के बारे में पता चला। अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्लांट्स में सेल इलोंगेशन और रूटिंग का काम करता है, तो कौन काम करता है? ऑक्सिन। अगर कोई पूछे सेल डिवीजन का कौन काम करता है प्लांट्स में, लीफ का लाइफ स्पैन कौन बढ़ाता है? केनेटिन बढ़ाता है। अगर कोई पूछे फ्रूट राइपनिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटे, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट किससे पकाए जाते हैं? इथाइलिन से। किससे पकाया जाता है बेटा? इथाइलिन से। और गिबरलिन है, गिबरलिन क्या करता है बेटे? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और गिबरलिन जो है बेटा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटे, चलो ये बताइए, विच अकरेंस वुड हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ह्यूमन एवोल्यूशन? कि इनमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, मैं बोलो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा ह्यूमन के एवोल्यूशन पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। म्यूटेशन इन स्पर्म और जर्म सेल्स, डेली एक्सरसाइज करना, ठीक है, डेली एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, मूविंग टू केरला फॉर अ बेटर हेल्थ केयर, या फिर एनकरेज करना चिल्ड्रंस की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को? बताओ।
बताओ विच अकरेंस वुड हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ह्यूमन इवोल्यूशन, कि अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें बेटा, देखो सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन का मतलब यह है बेटा, ह्यूमन इवोल्यूशन, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना हमारा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए में चेंज आना, अल्ट्रेशन आना, ठीक है। अब ये जो है वो किस वजह से आएगा, म्यूटेशन की वजह से, किसमें, स्पर्म और एग सेल्स। स्पर्म और एग सेल्स क्या होते हैं बेटे, स्पर्म जो होता है मेल गैमेट्स होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है क्या बनता है, जाइगोट फॉर्म होता है बेटे। डेली एक्सरसाइज करना फिटनेस के लिए, मान लो मैं डेली एक्सरसाइज करूं फिटनेस के लिए, तो क्या अब वो जो मेरा जो अब ऑफस्प्रिंग होगा, क्या वही जीन्स चले जाएंगे मेरी भी ऑफस्प्रिंग में। मूविंग टू द केरला फॉर बेटर हेल्थ केयर, कि भाई केरला स्टेट के अंदर हम चले गए बेटर हेल्थ केयर के लिए, तो क्या इसका इफेक्ट होगा आने वाले आगे जो मेरे ऑफस्प्रिंग होंगे उनके एवोल्यूशन पे कोई। या फिर एनकरेज चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि भाई बच्चे को एनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या वो उसके ऑफस्प्रिंग में, क्या उसके बच्चों में वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन पास होगी, क्या वो डेवलपमेंट पास हो जाएगी। चलो सोचो एक बार, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने आएंगे, सोचो। ठीक है चलो देखिए, अब चलो अब देखते क्या ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले क्या है बेटे, विच अकरेंस वुड हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट, कि कौन सी अकरेंस, इनमें से कौन सा अकरेंस सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा किस पे, फ्यूचर ह्यूमन इवोल्यूशन पे। तो सबसे पहले व्हाट इज एवोल्यूशन, ठीक है। देखो एवोल्यूशन का अगर मैं सीधे सीधे आपको बोलने लगूं तो एवोल्यूशन क्या होगा, चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। जो भी आपने ट्रेट्स इनहेरिट करे है ना, चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स थे, जो आपने इनहेरिट किए थे अपने पेरेंट्स से, उन ट्रेट्स में क्या आना बेटे, चेंज आना, चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो क्या होती है बेटे, एवोल्यूशन। सीधा सीधा बोल रहा हूं बेटे, अगर ऐसे भी याद नहीं होता, चेंज और अल्ट्रेशन इन डीएनए, चेंज और अल्ट्रेशन इन डीएनए, कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में जब तक चेंज नहीं आता ना, अल्ट्रेशन नहीं आता, तब तक एवोल्यूशन होती नहीं है। तो चलो अब देखते हैं, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं करके। सबसे पहले मूविंग टू द केरला फॉर बेटर हेल्थ केयर। अच्छा एक बात बताओ, चलो मान के चलो केरला जो स्टेट है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत बढ़िया हेल्थ केयर है, अगर चलो कोई पर्सन वहां मूव कर जाता है तो क्या उसके एवोल्यूशन पे चेंज आएगा, ठीक है, क्या उसके ऑफस्प्रिंग में कोई चेंज आएगा उससे, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। केरला के अंदर क्या होगा, जाना, ये बेटे क्या चेंज होता है, ये एवोल्यूशन का चेंज नहीं है बेटे, ये इन्वायरमेंटल चेंज है। कैसा चेंज है ये, इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज, कि आप केरला गए हो तो आपने अपना इन्वायरमेंट चेंज करा है, और केरला जाने से हो सकता है आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, बेटर हेल्थ केयर है तो लाइफ स्पैन आपका लंबा हो जाए, ठीक है, आप ज्यादा समय तक जी पाओ। इसका ये मतलब नहीं है बेटा किसी तरीके का कोई एवोल्यूशन देखने को मिलेगा आप में, आपके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। दूसरा चलो ये डेली एक्सरसाइज, अच्छा ये बताओ, चलो मान लो मैं आज से डेली एक्सरसाइज करने लगता हूं, मैं हेल्दी हो जाता हूं, फिट हो जाता हूं, तो क्या वो मेरे डीएनए में, जीन्स में चेंज ला देंगे जिससे आगे जाके बेटे जो ऑफस्प्रिंग होंगे मेरे उनमें चेंज आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो बेटे डेली एक्सरसाइज फॉर फिटनेस है, या फिर जो एनकरेजिंग चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि जो बच्चों का आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कराते हो, ये दोनों कौन से ट्रेट है, एक तो बेटा ये देख लो मूविंग टू केरला क्या था बेटे, इन्वायरमेंटल चेंज, लाइफ बेटर हो सकता है आपका, हेल्थ बेटर, पॉल्यूशन पे चेंज नहीं आएगा इससे। दूसरा एनकरेजिंग चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या फिर डेली एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, ये बेटे आपके चेंज नहीं लाने वाले कि आपके जेनेटिक मटेरियल में, ये एक्वायर्ड ट्रेट है। क्या है ये, एक्वायर्ड ट्रेट,
एक्वायर्ड ट्रेट, इससे एवोल्यूशन नहीं आएगा, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बात करते हैं बेटा अब ये ऑप्शन जो रिमेनिंग है, म्यूटेशन इन स्पर्म और एग। अच्छा एक चीज सुनो, मैं सिंपल बात बोलता हूं बेटे कि जो भी बच्चा बनता है वो किससे बनता है, स्पर्म और ओवम का यानी एग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म और एग आके फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे जाके फीटस बनता है, डिलीवरी होती है, फिर वो ग्रो करता है। अच्छा अब सिंपल सी बात सुनो, अगर अब देखो मान के चलो जो स्पर्म है और एग सेल है, अगर उन्हीं के अंदर क्या आ जाए बेटे, म्यूटेशन, क्या आ जाए बेटा, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, अल्टरेशन हो गया, क्या हो गया बेटा, अल्टरेशन हो गया है हो जाए, अल्टरेशन में और एक्सएल मिलेंगे तो क्या इवोल्यूशन में इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, क्या उस बच्चे में इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और सेल में अगर बेटे म्यूटेशन होगा तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर ह्यूमन इवोल्यूशन में। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। किसका राइट आंसर है बेटे, ठीक है चलो बढ़िया। नेक्स्ट है ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन, जो ये क्वेश्चन था बेटा ये भी आपका किसका था, जेनेटिक इनहेरिटेंस का, ये भी बेटे आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन, ए रिसेसिव एलील को या फिर जीन को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि भैया जो आपके जीन से वो ऐसे हेट्रोजाइगस होने चाहिए या फिर होमोजाइगस होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या फिर F3 रीजनरेशन या फिर बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस यानी दोनों हो, ए और ए। ठीक है बताओ क्या आंसर होगा इसका, चलो करें, देखो एक सेकेंड। हेलो, तो देखो बेटा चलो इसका देखते हैं। देखो सबसे पहले रिसेसिव एलील, रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन तो मैं सीधा सीधा बताता हूं बेटा आपको, जो बेटे जीन्स होते हैं ना, जो ठीक है, ट्रेस होते हैं, ठीक है, कुछ रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव है ना, मैं सीधा बोलूं इनका नेचर जो होता है, इनका जीन का नेचर होता है शाई। जो रिसेसिव जीन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, शाई नेचर होता है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन डोमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन डोमिनेंट, शाई नेचर के होते हैं और नॉन डोमिनेंट। इसका मतलब क्या है कि रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब दोनों के दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, उनमें से दोनों जीन्स में से कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा ट्रेट्स में से। तो इसका मतलब ये, सबसे पहला देखते कंडीशन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में मान लो ये जो कैपिटल ए है यहाँ पे, ये क्या है बेटे, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट जीन है। और जो छोटे वाला ए है ये क्या है बेटे, ये रिसेसिव जीन है। तो जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डोमिनेंट क्या करेगा, इसे डोमिनेट करेगा, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, अपने आप को नहीं कर पाएगा। ठीक है, F3 जनरेशन के अंदर भी क्या होगा बेटे, एक्सप्रेशन नहीं होगा, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। अब इस कंडीशन में देखो जहां पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों है, तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कौन कंडीशन ज्यादा डोमिनेट करेगी, हेट्रोजाइगस वाली। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, जब दोनों के अंदर रिसेसिव जीन होंगे, जब ही रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो आंसर इज बी। ठीक है, ये याद रखना बेटे कि मैं सिंपल बोल रहा हूं,
रिसेसिव एलील या फिर रिसेसिव जीन अपने आप को जब एक्सप्रेस करेगा जब दोनों होमोजाइगस होंगे जीन्स। क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव जीन है उसका नेचर कैसा है? शाई नेचर का, या फिर कैसा है? नॉन डोमिनेंट है। कैसा है बेटे? नॉन डोमिनेंट है। ठीक है, तो बेटे ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। ये कौन से क्वेश्चंस थे बेटे? ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्लांट बायोलॉजी के, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे बेटे, और हम क्वेश्चंस लाएंगे। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टाइम लग गया था बेटे। ठीक है, और क्वेश्चंस लाएंगे हम बायोलॉजी के बेटे, जैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस जो मैं प्रिपेयर करूंगा अपने आप बेटा। उसके अलावा जो नर्सिंग के क्वेश्चंस कुछ आते हैं बेटा, डिसीजेस से, इन्फेक्शन से, वो सारे के सारे, डिजास्टर मैनेजमेंट से, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको आपके बाकी टीचर्स फिजिक्स वगैरह के भी क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के सब कराएंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर पीपीएमटी। ठीक है, ये कर लेना बेटा जब तक। ठीक है।